मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था और इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, कैसे उनको अप्रोच करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है। इसमें अब जैसे एक्सरसाइज में भी मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सामने स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के जैसा मिलता जुलता एक मैं बताऊंगा। इसकी फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 7 की फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए मैं इसमें बता देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इस 11 में क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी, इसे कुछ मान लेते हैं टी। अब आपने कहा इसी को टी क्यों माना, क्योंकि आगे जो ये लिखा हुआ है ना वो मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो 4x² प्लस 6x प्लस 7 है, इसको हमने टी मान लिया, लेट। और इसको जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी की पावर 9 आ जाएगा, लेकिन आगे का टर्म भी हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 6। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी होगी इसमें, कि ये जो 8x प्लस 6 जो लिखा है, इसको और प्रॉपर तरीके से, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4x का 8x हो गया, फिर x का करेंगे तो ये dx अपॉन dt और लिखना पड़ेगा। फिर इसमें जब करेंगे तो 6 को छोड़ देंगे, x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना। dx अपॉन dx 1 आता, अगर x के रेस्पेक्ट में करते, पर ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो dx अपॉन dt आ जाएगा और 7 का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका dt अपॉन dt, यानी कितना, 1। अब आपको क्या करना है, dt अपॉन dt तो 1 हो गया, तो इधर ये जो 8x है और 6 है, इसमें से कॉमन निकालिए dx अपॉन dt, और इधर आ गया आपका 1। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 8x प्लस 6 टाइम dx और ये आ गया dt। यहाँ तक समझ में आया क्या किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो 4x² प्लस 6x प्लस 7 है, इसको तो t रख के t की पावर 9, और ये जो पूरा टर्म है अगर गौर करें तो ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। dt। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप देखिए ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। और जो भी बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर वो डिफरेंट नाम से ज्वाइन करते तो मुझे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, जो भी बच्चे नए ज्वाइन करते हैं तो अपने डिफरेंट नाम से ज्वाइन करने के बजाय एक्चुअल अपने नाम से करें, उसको एडिट करके मुझे कम से कम आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए टी की पावर 9 dt, तो इसको हम करेंगे तो टी की पावर 10 अपॉन 10 और प्लस सम कांस्टेंट लिखना चाहो तो, जरूरी नहीं होता, मैंने बताया था आपको। अब टी की पावर 10 अपॉन 10, तो वापस टी की वैल्यू रखेंगे। हमने क्या माना था, हमने माना था 4x² प्लस 6x प्लस 7 की पावर 10 अपॉन 10 और प्लस सम कांस्टेंट सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही है, इसमें कांस्टेंट लिखा नहीं, मैंने कहा जरूरी नहीं होता कि आप कांस्टेंट लिखें। ठीक है, क्योंकि हम जो फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कल की जो क्लास होगी शाम को 7:30 से 8:30 क्लास जो होगी, उसमें सुबह का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, डिफ्रैक्शन जो चल रहा है। तो 11th के बच्चों को आने की जरूरत नहीं है उसमें क्लास में। ठीक है, मैसेज भी कर दूंगा अभी मैं क्लास के बाद आपको, टाइमिंग भी और टेस्ट की टाइमिंग भी कर दूंगा, फिर भी कई बार भूल जाते हैं। तो 4x² प्लस 6x प्लस 7 की पावर 10 ये आ गया, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस 13 वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो ax प्लस बी की पावर n है। तो हमने x की पावर n के लिए तो पढ़ा था, x की पावर n के लिए तो पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये तो ax प्लस बी की पावर n है, तो दो तरीके हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाए, 13वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं।
या तो सब्स्टिट्यूशन, या इसमें वो जो कल ट्रिक बताई थी मैंने आपको, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर एन टाइप का ही फॉर्म है। एक लॉग वाला भी बताया था, लॉग वाला भी काफी फिजिक्स में यूज होता है। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आप इसको इरेज कर रहा हूं, अगर जरूरी लगे नोट करना तो आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन 13। तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे कह रहा था कि इसको आप चाहो एक्स की पावर एन में क्या करते हैं, पावर एक बढ़ जाती है और उसी से डिवाइड कर देते हैं, बताया था। और इसके अंदर जब इसे हमने ओपन किया तो ए एक्स प्लस बी निकला, ये आ गया। अब बारी क्या है, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, साइड में कर लो, ए और एक्स का करेंगे 1 और बी का क्या हो जाएगा 0। ये जो टर्म आया है, चेन रूल जब हम पढ़ते थे डिफरेंशिएशन उसमें मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड। ये आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट। लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन तो बेस्ट बेस्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन में। तो के अब करना क्या होगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन वाले में, यहाँ पे ये जो आपका ए एक्स प्लस बी है, इसे कुछ मान लो टी, तो ये बन जाएगा आपका टी की पावर एन और डी एक्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स को तो हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए मैंने बताया इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ए को छोड़ दिया, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, बी कॉन्स्टेंट है 0, और टी का टी के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी टी यानी कि 1। तो हमको वैल्यू चाहिए केवल डी एक्स की, तो डी एक्स को यहाँ रखा और इधर आ जाएगा डी टी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू को अब हम लिखेंगे टी की पावर एन डी टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी की पावर एन डी टी, इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन ए टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 है, तो टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, यही आंसर आ जाएगा। आप देखो ऊपर वाला, समझ में आ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है, साइन 5x साइन और कॉस 4x को आप आराम से कर सकते हैं अलग अलग u प्लस वी वाले फॉर्मूले से। जो 7th वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, और इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन की जरूरत आपको फिजिक्स में पड़ेगी आगे, जब हम एसएचएम पढ़ते हैं या साउंड पढ़ते हैं, वहां जरूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो इसके लिए खास तरीका है कॉस स्क्वायर, और एक और होता है साइन स्क्वायर, इनको करने का एक खास तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको कल बता दिया था, कल मैंने आपको बता दिया था, लॉग करके ये आया था, कॉट का भी बताया था और 10 का भी बताया था, याद आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 भी मैं बता देता हूँ। 10 वाला क्वेश्चन तो वैसे कुछ खास है नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसे 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 करके अगर सॉल्व करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा आपका। 10 स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स, ठीक है। और आगे सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और 1 dx यानी dx का x आ जाएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन 7th और क्वेश्चन 9th, दोनों अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन 7 तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, और इसी के जैसा साइन स्क्वायर का भी होता है, और इनको सॉल्व करने का यही एक तरीका है जो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स एक क्वेश्चन, और इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखिए इसमें एक बात समझो कि कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, अगर याद हो तो। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये तो 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2 होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, और साइन स्क्वायर का क्या बताया था भाई, बोलो। 1 minus cos 2x by 2. हाँ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, राइट। यही बस आपको ध्यान रखना है कि इसको अगर आगे सॉल्व करना है ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और इसमें ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब इसमें क्या है, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो dx बाई 2, और अलग अलग कर लो cos 2x बाई 2 dx।
इसी तरह से इधर भी अगर आप लिखोगे तो ये 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, और फिर इसे अलग लिखोगे तो dx/2 माइनस कॉस 2x/2 dx। कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग, हाफ को तो छोड़ दो, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अच्छा ये शायद आपको पता होगा सबको, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dm का इंटीग्रेशन m होता है। अगर कुछ लोगों के मन में अगर सवाल आ रहा हो कैसे, तो मैं बता दूं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे तो याद कर लो तो बहुत अच्छा है, dq का इंटीग्रेशन q होता है। लेकिन अगर आपको सीखना है कि ये आया कैसे, तो 1 dx लिख लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर 1 को हम x की पावर 0 dx लिख लेते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और मैंने कहा था पावर 1 बढ़ जाती है तो 0+1/0+1, तो ये आ गया x की पावर 1/1 यानी x। अब इतना लंबा तो नहीं करोगे, बट हाँ आपने कहा कि सर आया कैसे, तो वो तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे कर सकते हो, पावर 0 तो एक पावर बढ़ जाती है और उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये x आ गया। सिंपल सा ध्यान रखो, ठीक है, इतनी सी अप्रोच ध्यान रखो। अब यहाँ पे dx का आ जाएगा भाई x आपका, और प्लस हाफ बाहर आ गया, और cos 2x का करेंगे तो cos का क्या होता है, साइन, और चेन रूल टाइप का जो मैंने बताया था वो लगा दो, तो cos का हो जाएगा sin 2x, और 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, x 2x का x आएगा 2 डिफरेंशिएशन, 2 से 2 2 आएगा, और 2 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ गया x/2 और प्लस साइन 2x/4, और चाहो तो प्लस सी और लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है, इसका आंसर x/2 माइनस साइन 2x/4 ही तो आएगा यार, बीच में माइनस साइन है, बाकी तो सेम है। यानी अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें ज्यादा अंतर नहीं, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। लेकिन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की, अब जैसे आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी मैं बता दूं, एसी पढ़ोगे तो वहाँ आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं, एसी घर में करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, तो वहाँ आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करोगे, घर में करंट आता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब उसका स्क्वायर करोगे फिर मीन निकालोगे, तो एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो वहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं एवरेज वैल्यू। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, देखो शीट जो आपको दी है उसमें मैंने अभी आपसे कहा था कि इस शीट में ये कुछ फॉर्मूले आएंगे जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये वाले सम एवरेज जो लिखा है ना, ये चीज आगे काम आएगी, तब तक भूल जाओगे तुम। बट हाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना वो मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया, वहां से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो एसी जब पढ़ाऊंगा मैं वहां आपको फिर से बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है एसी वगैरह में। और इसके अलावा कभी कभी जैसे एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो जो टारगेट के बच्चे उनसे बात कर रहा हूँ, 11th के बच्चे तो आगे पढ़ोगे आप। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले जो आते हैं उनमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है, तो वहां पे फिर एवरेज Yes, sir. निकालने की जरूरत पड़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज एसएचएम में कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितनी होगी, वहां पे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन आएंगे। और इसमें देखिए अगर आप नीचे देख रहे हो सबसे नीचे वाली लाइन, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है ना, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, एवरेज वैल्यू को। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू भी हाफ होती है। इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, याद रखने वाला कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 1 के बीच में ही होगी। देखो साइन की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में साइन की, और जब स्क्वायर कर दोगे तो 0 1 के बीच में नेगेटिव वाली तो खत्म हो जाएगी। अब आप याद इस तरह से रख सकते हो कि 0 1 का एवरेज कितना आएगा, 0 और 1 का एवरेज कितना आएगा भाई बोलो, Half. हाफ आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. ऐसी कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, अगर स्क्वायर कर दोगे तो 0 1 के बीच में आएगी कॉस स्क्वायर की वैल्यू। अब 0 1 का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, Half. हाफ आएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ ये है कि बिल्कुल ऐसा मेथड है कि मेडिकल वाले बच्चे को समझ में आ जाए ये और ये, लेकिन आप सोच रहे हो ये सही तरीका है ना, ये सही तरीका नहीं कि 0 1 का, ये 0 1 में अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एवरेज निकालते हैं 0 + 1/2 हाफ आ गया, ये बाई चांस तुक्का बैठ गया हमारा सही। अब कोई टीचर तो ऐसे ही पढ़ा देगा, पर मैं कह रहा हूँ आपका काम चल जाएगा, इतने से भूल जाओ तो सब 11th के बच्चे को भी समझ में आ गई होगी मेरी बात।
लेकिन इसकी वैल्यू जब आप इंटीग्रेशन से निकालते हो तब आती है प्रॉपर साइन स्क्वायर की वैल्यू। और ये जो सिंबल बने ना ये वाला, इसका मतलब एवरेज होता है। जैसे वेलोसिटी एवरेज मैंने लिखी तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वी बार भी लिख सकते हो, या कई किताबों में ऐसे करके भी लिख देते हैं। ये इस तरह के जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट ही बोल देते हैं इनको भी, लेस देन ग्रेटर देन के जो सिंबल है ये एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, इतना याद कर लो तो काम चल जाएगा। नहीं तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना ये वाला, ये असल में ये वाला बीच में आपको दिख गया होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आती है, इन्हीं को आगे हम जब सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो वो हाफ मिलेगा। पर उतने चक्कर में काय को चक्कर में पड़ते हो इतना, आप सीधे वैल्यू याद रख लो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ आती है, टाइम बचेगा आपका। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो तुम? सर ये दोबारा समझा दीजिए एक बार सर। कौन सा? सर कॉस वाला, कॉस अरे स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है बेटा, हर चीज दोबारा क्यों पूछते हो? कुछ तो देख भी लिया करो। अब मैं ये जो लिखा है उसी को पढ़ के सुना दूंगा तुमको। अरे कॉस सर ये स्क्वायर नहीं, इसके नीचे का कह रहा हूँ, वो तो कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये सर हाँ सर। एक एक करके बेटा, एक एक करके कौन सा वाला बताना है? इसी में ये नीचे वाला हाँ सर कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है 1 प्लस कॉस 2x/2, फिर हमने उसको अलग अलग कर लिया u प्लस वी के फॉर्म में, तो dx/2 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में dx का मल्टीप्लाई करके dx/2 हो गया, फिर प्लस करके cos 2x/2 dx हो गया। ठीक है, अब जो हाफ है वो बाहर आ जाएगा ये वाला, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, अभी समझा दिया साइड में, dt का t होता है, dx का x होता है, dq का q होता है, dm का m होता है, ऐसे। और हाफ बाहर आ जाएगा इसमें, और cos 2x का अभी पीछे भी समझा चुका हूँ कि cos 2x का sin 2x होगा, और 2x का चेन रूल टाइप का लगाएंगे तो वो 2 आएगा, 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे इसको। अब इसमें ये 1/2 4 आ गया। सेम यहाँ पे बस बीच में माइनस साइन है, ये तो ये माइनस साइन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको बात समझ में आ गई होगी? यस। आगे इसकी जब हम एवरेज निकालेंगे ना तो लिमिट्स डाली जाती हैं, तब आके वैल्यू निकलेगी, इसी में लिमिट्स डाली जाएंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे। बट ये फिजिक्स में बहुत यूज होने वाले एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बता भी दिया, चैप्टर का नाम भी बता दिया कि एसएचएम जब पढ़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और साउंड में भी वहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म आएंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब पूछी जाती है वहाँ ये वैल्यू काम आ जाएंगी, हाफ वाली जो मैं पीछे दिखा रहा था आपको शीट में। बट अभी बहुत टाइम है, वहाँ आते आते भूल जाओगे, फिर मुझे तुम्हारा दोबारा रिमाइंड कराना पड़ेगा। लिखा सब है बट थोड़ा सा मैं आपको अभी रिमाइंड करा रहा हूँ, फिर आगे फिर जब आएगा फिर एक बार कराना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक भूल जाओगे, बहुत टाइम। और एसी में 12th वाला पार्ट आएगा तो फिर हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, आपने पढ़ी होगी 12th वाले बच्चे, जो टारगेट वाले बच्चे वो जानते होंगे, वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये आपका हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और था इसी में शीट में, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ, कॉस स्क्वायर का समझ में आ गया, इसके साथ साथ मैंने साइन स्क्वायर का भी बता दिया। अब जो 9th वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 9th वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे पूछते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है 9th वाला। 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो चलिए इसको भी करके बताता हूँ। और इसका यही तरीका है जो मैं बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एक सेकंड, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ भाई देखिए, तो मैं आपको बता रहा था 1/1 माइनस साइन एक्स है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट हाँ जिस तरह से करेंगे वो मेथड आप ध्यान रख सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी बच्चे मैथ्स वाले थोड़ा सा देख सकते हैं। 1/1 माइनस साइन एक्स dx, आप क्या करेंगे इसमें ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसका 1 प्लस साइन एक्स का और 1 प्लस साइन एक्स का dx का। ठीक है, अब ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे भाई?
a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद ये आपका बन गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स। आपका क्लास डिस्टर्ब हो रही है भाई, म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। और इनको अलग कर लिया हमने, ऐसा कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इसे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसे मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये बन जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस यानी 10 और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक एक्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और ये सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स होता है। बस आंसर आ गया। देखो शुरू से देखो, इस पूरे क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था मेन वो शुरुआत में ही था कि हमने क्या किया ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। मेडिकल वाले बच्चों को मैं पहले ही कह चुका हूँ ये आपके लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ना कभी फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब आईआईटी वाले बच्चे ये सोचेंगे सर हम ऐसा कैसे सोच लेंगे, बेटा ये तो शुरुआत है, ये तो 1% भी नहीं है जो इंटीग्रेशन में तुम मैथ्स में पढ़ोगे, ये तो 1% भी नहीं है। आप इसका बहुत हाई लेवल पढ़ोगे और वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ये तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये सब चीजें आप प्रैक्टिस जब करोगे तो माइंड आपका डेवलप हो जाएगा, आप खुद सोचना शुरू करोगे हम ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, नीचे फिर कॉस स्क्वायर बना, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इधर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हमने इसको सेक स्क्वायर लिख लिया, इसको हमने कॉस को अलग अलग करके सेक एक्स 10x का फॉर्म ले आया और उसके डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से ये आपका प्लस सम कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हो और ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो आप चाहो नोट कर लो, इसमें इंटीग्रेशन में जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इससे ज़्यादा हाई फाई नहीं है। फिजिक्स के लिए बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। पर इतना तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो मैं इतने पढ़े बिना काम चला लूँ, नहीं काम चलेगा, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। हाँ नो डाउट इस साल के ट्रेंड ने थोड़ा हिला के रख दिया है, रिजल्ट भी बड़े अजीब से, कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी हाई फाई गई है, आपको पता ही है। जो उम्मीद थी उस उम्मीद की पूरी मतलब दिमाग की दही बना दी। हम सोच रहे थे कि 590 जाएगी, कट ऑफ गई 605 के करीब, 606 जाएगी, मतलब अभी कट ऑफ तो पता लगेगी। जो लास्ट रैंक पे मिल जाएगा जिस बच्चे को वही कट ऑफ होती है, अभी से नहीं बता सकते, पर हाँ करीब 16,500-17 हज़ार तक मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो वो करीब 605 606 के आसपास जिन बच्चों के आ रहे हैं वहां तक मिल जाएगा, मतलब उम्मीद नहीं थी। तो पेपर और आसान हो गया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पता नहीं देगा कि नहीं देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आखिरी चीज जो बचती है इनडेफिनिट के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको इनडेफिनिट आ गया तो डेफिनेट में तो कुछ भी नहीं होता। मैं एकदम सिंपल से समझाता हूँ आपको, बहुत सिंपल से और बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। मैं रुका हुआ था, अगर आप नोट नहीं कर पाए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जरूरी लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट नहीं कर पाए तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बाकी एक्सरसाइज के जो टफ वाले क्वेश्चन थे बता दिए, फिर भी किसी भी बच्चे को अगर ना आए कोई क्वेश्चन ट्राई करिए, ना आए पूछिए, एक बार नहीं 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीखोगे नहीं क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाते हैं हम लास्ट, इसका जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब देखो अब तक क्या पढ़ा हमने, इनडेफिनिट यानी हम ऐड कर रहे थे पर कहां से कहां तक ऐड कर रहे थे ये नहीं पता था। डेफिनेट में क्या करेंगे, कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं ये पता है, डेफिनिट। तो अब जैसे इसमें होता क्या है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, इसी तरह का आएगा, बस इसमें लिमिट डाल देंगे यहाँ 0 से 1 या 0 से 2, वो क्वेश्चन में आपको देगा कि कितनी लिमिट होगी, क्वेश्चन में देगा, बताएगा। तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो अब इसमें क्या करना है, नॉर्मल जो इंटीग्रेशन करते हो वही करके आना है।
एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 3/3, एक पावर बढ़ जाएगी, एक से डिवाइड करेंगे। ये जो ऊपर लिखा होता है इसे अपर लिमिट कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसे लोअर लिमिट कहते हैं। अब क्या करना होता है, जब इंटीग्रेशन कर लो, इनडेफिनिट हो गया, अब डेफिनिट का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ नीचे और इसे ऊपर लिख लेते हैं। और हाँ, एक कांस्टेंट जो था वो भी हमने लिखा +c। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 1 की लिमिट हम डालेंगे, ऊपर वाली लिमिट को x में डाला जाता है, और इसमें क्या करेंगे, 1 जब हम x की जगह रखेंगे तो 1 की पावर 3/3 +c, अपर लिमिट डाल दी। माइनस करके क्या करते हैं, लोअर लिमिट को करते हैं, तो लोअर 0 रखेंगे x की जगह, तो 0/3 +c। ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ आराम से। अब देखिए 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, तो 1/3 +c हो गया, और माइनस 0 अपॉन कुछ भी करोगे 0 आ जाएगा और -c आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो कट जाता है, कांस्टेंट वाला टर्म कट जाता है, जैसे यहाँ कट गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/3। और भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी सिंपल से शुरुआत की है, ये हो गया। इसी तरह से और भी इसमें, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लो इंटीग्रेशन है sin x का dx, तो इसमें लिमिट डालेंगे, मान लो कुछ इस तरह की, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको 0 से π/2, π/2 क्या एंगल है, तो x की लिमिट है, जो वेरिएबल होता है ना उसी की लिमिट होती है, ध्यान रखना। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, sin x का इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हो, माइनस का cos x, और लिमिट डाल दी 0 से π/2, लिमिट डाल दी 0 से π/2। तो अब बारी बारी से पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस को तो ले लो बाहर, कॉस में π/2 की वैल्यू रखेंगे, π/2 का मतलब एंगल होता है 90, बताया ना मैंने पीछे, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब 90 डिग्री। फिर ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, अब अपर लिमिट रखने के बाद माइनस करके लोअर लिमिट करते हैं, यानी cos 0। आप सब जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 का मतलब cos 90 0 वैल्यू होती है, और माइनस, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखें अगर ध्यान से, तो 0 -1 है, यानी -1, और एक माइनस बाहर है, तो +1 आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, मैंने यहाँ से अभी म्यूट कर दिया, आपकी क्लास, आपकी आवाज आ रही थी, क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अगर कोई भी पूछना चाहे, कुछ भी डाउट आ रहा हो, तो अभी बता दो मुझे। आज ये शीट हम खत्म कर लेंगे, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, कुछ आपके लिए शीट में टफ है, कुछ मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस थोड़ा सा करा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन जो सीख के आए हो वही करना है। पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इंटीग्रेशन √dx है, और लिमिट मान लो 0 से 4 है, सपोज करिए। अब √x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो समझो कि इसको x की पावर ½ dx करके करेंगे 0 से 4, और मैंने क्या कहा था, पावर 1 बढ़ जाती है और उसी से डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट रख दो 0 से 4, राइट। इसके बाद देखिए आगे, ये जो 3/2 है ये उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, और जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो तो बेहतर होगा। अब x की पावर 3/2 में 4 की पावर 3/2 रखूंगा x की जगह, माइनस करके x की जगह 0 रखूंगा, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है। अब आगे देखिए, यहाँ से 2/3, 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो समझो यहाँ पे सबसे पहले 4 की पावर ½ और उसकी पावर 3 ऐसे कर लो। 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × ½ तो हाफ पहले कर लो, 3 को बाद में कर लो, या 3 को पहले कर लो, हाफ को बाद में कर लो। तो सबसे पहले 4 की पावर ½ का मतलब √4 यानी 2, और 2 की पावर 3। अब ये कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा सर बहुत आसान चीजें क्यों बता रहे हैं, तो हमें आती है, पर मुझे बताना बेटा, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कई बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मुझे बताना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, बताना पड़ता है, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, तो ऐसे करके कर लिया करो। 8 आ गया, अब ये तो 8 आ गया, वो आ गया आपका 0, और 8 × 2/3 यानी ये आपका 16/3 आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब
डेफिनेट में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब आपने कहा सर वो कांस्टेंट टर्म आपने किसी में नहीं लिया, मैंने एक में समझा दिया। कांस्टेंट टर्म सी अगर आप लिखते, जैसे इसमें आपने कहा सर इसमें क्यों नहीं लिया, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे बेटा प्लस सी, अब इसके साथ प्लस सी यहाँ करेंगे और इधर इसके साथ भी प्लस सी करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस सी अगर हम यहाँ करते हैं तो इस वाले सी से ये वाला सी कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम करते हैं प्लस सी, तो एक प्लस सी इसके साथ और एक प्लस सी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सी को लिखने की आदत नहीं पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में जहां भी आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही आएगा। सो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं कुछ शीट के क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं शीट के क्वेश्चन, और इसका क्या यूज है फिजिक्स में वो भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। किसी को इधर उधर करना हो, देखना हो, कुछ रह गया हो किसी का भी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें शीट के कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, कुछ आपको टफ लगेंगे, है नहीं टफ लेकिन लग सकते हैं। और अब मैंने आपसे पहले ही कहा है आप डाउट पूछो, कोई मना नहीं है, कितने भी डाउट पूछो। देखिए इसमें क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे सवाल है। इसमें सेकंड वाला 0 से π/2 cos x, तो मैंने अभी sin x का बता दिया आपको, आप cos x का करके देख लेना। इसमें x² का मैंने बता दिया, x³ का थर्ड वाला दे रखा है। फोर्थ वाला भी आसान है, फिफ्थ वाला भी आसान है, सिक्स्थ में चेन रूल टाइप का लगा के करोगे वो भी आसान है, सेवंथ वाला क्वेश्चन भी आसान है। इसको अगर सेवंथ वाले को अगर आप देखो तो आई थिंक ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, शायद सेवंथ का दिया है या अंडर रूट में है, तो पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, देख लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना। सेकंड वाला और एट्थ वाला मिलता जुलता ही, बस लिमिट बदल दी है, सेकंड वाला और एट्थ वाला। इसमें जो क्वेश्चन वैसे जो अच्छे हैं, पहला और सेवंथ और नाइन्थ क्वेश्चन ये बढ़िया है, तो मैं एक एक करके इनमें थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी अपनी तरफ से भी एक बार चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, gm/x² dx। तो ध्यान रखना x और dx जो दिख रहे हैं यही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो gmm को तो ले लो बाहर, अब अंदर जो रह गया वो x⁻² dx रह गया। लिमिट है x की इन्फिनिटी से लेके r तक, x के लिए लिखा है x =∞ to x =r, मतलब वही लोअर लिमिट। और ये अब नॉर्मल जो इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, x⁻² है तो पावर 1 बढ़ने का मतलब -1/-1, और ये इन्फिनिटी और ये r। ये जो -1 आ रहा है नीचे उसको बाहर ले लो, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, -gm²। और ये ऐसे लिखा जा सकता है, x⁻1 को 1/x लिख सकते हैं, यहाँ r है और यहाँ इन्फिनिटी है। ये आपका -gm²। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो r की वैल्यू रखेंगे x की जगह 1/r, माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाती है तो 1/∞। अब आप 1/∞ तो जानते हैं 0 होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस का gm²/r। ठीक, तो यही आंसर है, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लो। नाइन्थ वाला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है सब्स्टिट्यूशन का, सेवंथ वाला भी अच्छा है, आप एक बार ट्राई मारना, नहीं आए तो पूछ लेना। मैं नाइन्थ वाला आपको बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन अच्छा वाला आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ मैं, और इतने टफ नहीं आते फिजिक्स में, बस ये है कि थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वगैरह रखना आना चाहिए आपको, मेन चीज़ है। मैंने यहाँ पे रख दिए थोड़ा सा अच्छे अच्छे सवाल, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो, थोड़ा माइंड भी आपका ब्रॉड सोचे, थिंकिंग प्रोसेस आपका अच्छा हो। तो देखिए नाइन्थ वाले को देखिए, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिया हुआ या स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नाइन्थ वाले में दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करें, नोटिस यहाँ से कि एक log x आ रहा है और x आ रहा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, तो इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और इसमें log x भी है 1/x भी है। तो यहाँ पे क्या है, बढ़िया सवाल है ये, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और सब्स्टिट्यूशन ये है कि log को हमने t मान लिया और इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो log का तो 1/x, फिर चेन रूल लगाएंगे तो dx/dt, और इधर आ जाएगा dt/dt यानी 1।
अब हमको अगर यहाँ देखें तो ये दिखाई देगा dx अपॉन एक्स, और यहाँ पे भी dx अपॉन एक्स है, यानी dx अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई dt। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x की जगह तो t रखेंगे और पूरा dx अपॉन एक्स की जगह dt। और आपने कहा लिमिट का क्या हुआ, वो बाद में रखी जाती है, लिमिट लास्ट में रखी जाती है, पहले इंटीग्रेशन कर लो a और b। और एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे अब ये सॉल्व होके आ गया, t का तो आप जानते हो पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट मत लिखो, वो तो कटना है। हाँ केशव कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में log e की पावर x है, नहीं तो हमें बेटा, log e की पावर पावर नहीं, पावर नहीं, ये बेस में होता है, मैंने बताया था, लॉग पढ़ा था तुमने जब मैंने पढ़ाया था इस बैच में। नहीं सर, हाँ मतलब वही कि मतलब log x देखो बेस। ln x जो होता है, मैंने इसीलिए चेंज करके लिख दिया, उसमें बेस ई होता है बेटा, पावर नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। यस सर। ये और ये एक ही चीज है। और मैंने कहा फिजिक्स में आपको नेचुरल लॉग वाले की जरूरत पड़ती है, जो बेस 10 वाला होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, ठीक है। बेस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, बस दो तरह के नॉर्मली हम पढ़ते हैं, बेस ई वाला और बेस 10 वाला। ई की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 2.71 होती है, ध्यान रखना ई की वैल्यू, ओके सर। ठीक है। ये अभी कांस्टेंट भी दिखा दूंगा, वैसे मैं पीछे बता भी चुका हूँ, अभी इसमें कांस्टेंट और है, वो एक लुक तुमको दिखाना है बस। तो अब देखो ये t²/2 आ गया। अब इसमें गलती बच्चा क्या करता है कि यहाँ a और b की लिमिट इसी में डाल देता है, जबकि पहली बात तो कांस्टेंट मत लिखो, मैंने पहले ही मना कर रखा है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो वो कैंसिल होना है। बट अब जो अगली गलती होती है वो ये है कि b और a की वैल्यू t में ही डाल देता है, लेकिन ध्यान रहे हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो t में नहीं था, हमारा एक्सप्रेशन था x में, तो वेरिएबल x है, तो ये जो लिमिट है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट से समझ में आएगा, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, x इक्वल्स टू r है। अब इतना लेंथी ना लिख के इसको ऐसे x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी ना लिख के सिंपल a टू b लिख दिया जाता है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो वेरिएबल होगा, यहाँ क्या है x है, तो उसकी लिमिट होती है ये, तो आपको वापस क्या करना है, ये a और b जो आपने यहाँ लिख रखा है लिमिट में, उसको अभी मत लिखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे x के फॉर्म में वापस लेके आएंगे, जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था। तो log x की वैल्यू t मानी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x का स्क्वायर अपॉन 2, और अब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, और नो डाउट बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि इसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। आपको देखिए ये आंसर जो दिख रहा है ना, बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, वो आएगा, प्रॉपर्टी यूज होंगी तब आएगा, प्रॉपर्टी यूज होंगी तब आएगा, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले तो हाफ जो आ रहा है नीचे उसको बाहर, मतलब 2 जो आ रहा है उसको बाहर ले लो, और इसमें जब इसको आप बाहर लोगे और लॉग में लिमिट रखोगे तो b की वैल्यू x में रखी जाएगी, ध्यान रखना, तो log b का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट a रखोगे तो log x का होल स्क्वायर। वैसे तो इतना लिख के भी छोड़ोगे चल जाएगा, लेकिन आंसर भी मैच कराना जरूरी होता है कई बार, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव में आपके लॉग भी चार होगा ना वो। सर ए आएगा सर। लॉग a है, कोई बात नहीं, सर ए आएगा ना। हाँ हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है यार, भावनाओं को समझो, है ना, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। अब log b का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ भी लिखोगे इतना चलेगा, लेकिन अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, सब जानते हो इतना? हाँ ना, बोलो। यस Yes, सर। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ log b प्लस log a एक में, और log b माइनस log a दूसरे में, कोई दिक्कत? नो। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ रखी है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो log m इंटू एन को log m प्लस log n, तो उल्टा सोचो, log b प्लस a को आप लिखोगे log ab, लिखोगे कि नहीं? यस सर। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे, log b माइनस log a, तो प्रॉपर्टी होती है m बाई एन लॉग में m माइनस एन, log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा आपका log b अपॉन। ध्यान से देखो, मैंने log e को ln लिख दिया, थोड़ा छोटा और कंफर्टेबल रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता। वही चीज है, आपका ध्यान होना चाहिए इस हाफ पर, ये जो हाफ लिखा हुआ है ये वाला, और a इंटू बी और b अपॉन ए, यही चीजें आ रही हैं यहाँ पे, a इंटू बी, बी अपॉन ए और हाफ। अच्छा सवाल, मैंने पहले ही कहा था अच्छा सवाल है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, और एक बार नोट कर या स्क्रीनशॉट लो, और आज जाके फिर से एक बार अटेम्प्ट करना
आंसर तक पहुंच जाते हो बहुत अच्छा है, नहीं पहुंच पाते हो एक बार उसको स्क्रीनशॉट को देखो, फिर दोबारा ट्राई करो, ऐसे ही सीखते हैं। 7th वाला अच्छा सवाल है, आप ट्राई करना, ठीक है। मैं हिंट नहीं करूंगा, इजी भी नहीं है, ठीक है। हाँ मेडिकल के लेवल का नहीं है, बट यू मे गिव इट ए ट्राई, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, जब ना आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना ही था। अब इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन आती है जो हम आगे पढ़ते हैं, जब ग्राफ में एक बार और पढ़ाऊंगा। अभी तो जैसे ग्राफ मैंने इस चैप्टर में पढ़ा दिए, 1D जब मैं पढ़ाऊंगा तो ग्राफ में पढ़ाऊंगा, उसमें 3 चीजें सिखाऊंगा, सिर्फ 3 चीजें। और फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में कहीं भी वो कॉन्सेप्ट आप लगा देना, सिर्फ 3 चीजें, कोई ग्राफ उसके बाद रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। डन सर। हो गया, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखिए ये तो यहाँ फिनिश हो गया, शीट तो फिनिश हो गई, बीच में एक दो चीजें जो मैंने अभी छोड़ दी थी वो मैं अब बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो वैसे आपको आती होंगी। सबसे पहले तो ये समझो न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट इसमें जितने भी लिखे हैं वो सब आपको याद करने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जैसे पाई की वैल्यू सबको पता है, ई की वैल्यू 2.718 होती है, मैंने अभी बताया, और इसकी फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा जरूरत इसके आगे वाली वैल्यू 1/e, जिसकी वैल्यू 0.368 है, ठीक है। 1/e की वैल्यू 0.368 है, उसमें जरूरत पड़ेगी। आप इसको राउंड ऑफ करके 0.37 भी कह सकते हैं, फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है आपका, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट हम पढ़ेंगे आगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। रेडियो एक्टिविटी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर लॉग में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बेस और वो नंबर अगर सेम होता है तो 1 हो जाता है। ऐसे यहाँ पे ई दोनों आगे 1 हो गया, यहाँ 10 आगे 1 हो गया, सेम अगर होता है। फिर लॉग E10 की वैल्यू 2.303, ये मैं बताया था, कन्वर्जन बताया था आपको। लॉग बेस 10 में 2 की वैल्यू की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, पीछे लॉग पढ़ाया था, बताया था, यूज़ करवाया 0.3010। लेकिन अगर बेस ई होता है तो ये वैल्यू 0.693 हो जाती है। ये वैल्यू हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी लॉग 2 की, ln2 कह लो इसको आप चाहो तो। ये जो लिखा है ये आपका ln2, ये फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं हम, वहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी 0.693, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। पाई स्क्वायर की वैल्यू कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, किसके बराबर होती है, लगभग जी के बराबर होती है। जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, जैसे ऊपर पाई स्क्वायर आ गया, नीचे जी टाइप का आएगा, काट दो, कैलकुलेशन बचाना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रोक्स जी के बराबर ले सकते हैं पाई स्क्वायर की वैल्यू, या जी का अंडर रूट जी की वैल्यू करीब करीब पाई के आसपास होती है। यही सब लिखा हुआ अगर ध्यान से देखो तो, यही सब। 1/√2 की वैल्यू 0.707, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, बिना इनके काम नहीं चलेगा। अब आप सोचो कि याद करवा दो मैं कैसे याद करवा दूं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना खुद से, ठीक है। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सब सीट में दिया है, बस ये आपकी कंफर्ट के लिए सीट में दिया है। √2 की वैल्यू काफी जरूर, अच्छा ये RMS वैल्यू वगैरह पढ़ते हो ना, पीक वैल्यू RMS, वहां जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है। √3 की भी कई बार जरूरत पड़ जाएगी, √5 की जरूरत पड़ जाती है। √10 की वैल्यू तो लगभग लगभग पाई के आसपास है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। भूल भी जाओ तो लगभग लगभग, है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और है छोटी सी, वो है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यहाँ फॉर्मूले दिए हैं, अब मेरे ख्याल से इसमें सब चीजें जानते होंगे, क्योंकि 7th क्लास में आई थिंक ये पहली बार आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले अगर आप भूल गए हो तो आप अब याद कर लो, क्यों, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले मैंने लास्ट में इसीलिए लिए हैं, क्योंकि ये इसमें मोस्टली आप सब जानते हो। मैंने तो लिख दिए, एक जगह समराइज कर दिए, याद आपको करने पड़ेंगे। जरूरत कहाँ पड़ेगी मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जरूरत सबसे पहली बार हमें जरूरत पड़ेगी जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, इसी में 11th वाले पार्ट में। अब 1D शुरू करूंगा मैं मंडे से, कल शाम को क्लास का टाइम 7:30 से 8:30 है, उसमें डिफ्रैक्शन चलेगा, मैंने आपको बता दिया। आज सुबह क्लास नहीं हुई थी। अब जो बच्चे, कुछ बच्चों के अभी जो नए ज्वाइन किए होंगे, उन पे मैसेज मेरे नहीं पहुंच रहे होंगे, और भी किसी पे नहीं पहुंच रहे, तो मुझसे अलग से, जैसे ये सीट चाहिए या कुछ और चाहिए, अलग से मैसेज कर दिया करो। मैं बीच बाद में आपका ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उस ग्रुप में फिर पोस्ट, अभी क्या ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैं भेज रहा हूँ, इसमें वो बच्चों को मैसेज शायद नहीं मिल रहे होंगे जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें लिस्ट में ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो कोई सीट अभी भी अगर ना हो, पर्सनली मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बाद में आपकी फी वगैरह डिपॉजिट कर दोगे तो फिर मैं आपको लिस्ट में या ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी मटेरियल आपको सब मिलेगा, ठीक है, मटेरियल आपको सब मिलेगा। अगर कोई रह जाता है मैसेज कर दिया करो, क्योंकि अगर दूंगा मैं मटेरियल तो क्लास में तो डिस्कस होना ही होना है, तुम जानते हो, है ना। तो कल की जो क्लास होगी शाम की, उसमें डिफ्रैक्शन खत्म होगा और पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। अब जैसे कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, सुबह क्लास नहीं हुई है, तो मैंने बताया ना सुबह नहीं क्लास हो पाई आज उसकी क्लास कल मैं कराऊंगा 7:30 से 8:30, ठीक है। तो ये देखो, ये फॉर्मूले हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास में जरूरत पड़ेगी, फिर रोटेशन में जरूरत पड़ेगी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालते हैं वहां पे। अब तुम ये सोचोगे सर ये याद करा तो मैं कैसे करा दूंगा, सरफेस एरिया भैया 4πr² होता है, इसको पढ़ के ही तो बता सकता हूँ, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, प्रूफ थोड़ी करना है इसको। वॉल्यूम होता है 4/3πr³ स्फीयर का होता है, ये याद करना है। जरूरत पड़ जाएगी सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे रोटेशन आएगा वहां जरूरत पड़ेगी। फिर आपको जैसे 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे चार्ज स्फीयर वगैरह आ जाता है, तो वहां कई बार चार्ज डेंसिटी निकालने की जरूरत पड़ जाती है, वहां वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सिलेंडर वगैरह के, ये सब छोटी क्लास में 2-3 बार आ जाता है, 7th में मेरे ख्याल से या 8th में आता है, फिर 9th या 10th में फिर से आता है दोबारा से कम 2 बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 बार पढ़ता है बच्चा, 7th में पढ़ता है, 9th में पढ़ता है या 10th में पढ़ता है, और उसके बाद 11th में क्वाड्रेटिक पढ़ता है। ऐसे ही मेंसुरेशन तो मुझे याद है, सीबीएसई में तो मैंने 2 बार पढ़ा था, मैंने सीबीएसई से किया। तो ये कोन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सब चीजें देख लो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए आज रुकते हैं यहाँ पे, और किसी भी बच्चे को कुछ रह गया हो बता देना, मैं भेज दूंगा। अभी वीडियो वगैरह किसी को छूट गया हो, कुछ असाइनमेंट रह गया हो बता देना। अभी मैं मैसेज भी कर दूंगा आपको क्लास की टाइमिंग का। चलिए रुकते हैं आज। थैंक यू सर।